हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस का अपना एक टॉपिक पॉइजन एक्ट। पॉइजन एक्ट क्यों बना, क्या ज़रूरत थी पॉइजन को बनाने की और क्या रही ये सब सारी बातें। तो आज हम इस एक्ट में सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि क्या होता है पॉइजन एक्ट और क्यों था, इसे बनाना क्यों ज़रूरी था हमारी गवर्नमेंट को। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पॉइजन होता क्या है। अब अगर एक्ट बना है तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि पॉइजन क्या होता है। तो पॉइजन बेसिकली हमारे वो सब्सटेंस होते हैं, वो चीज़ें होती हैं जो कि हमारे शरीर के लिए या हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं। वो किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं, जैसे कि आजकल के टाइम पे आपने देखा है कि कोई भी अगर ड्रग को हम ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो जा कर के हमारी डिजीज़ में, हमारी बॉडी में एक टॉक्सिक इफ़ेक्ट कॉज कर देती है। या फिर बहुत सारे आजकल मार्केट्स में केमिकल्स अवेलेबल हैं, उनका मिसयूज़ हो जाता है। या फिर कुछ ऐसी इंसेक्टिसाइड हैं, पेस्टिसाइड हैं, और बहुत सारे जो फार्मर्स होते हैं वो अपनी खेती किसानी में इंसेक्टिसाइड्स वगैरह यूज़ करते हैं। तो उन्हीं सब ड्रग जो हैं जो कि हमारे लिए टॉक्सिक इफ़ेक्ट कॉज करती हैं, दीज आर कॉल्ड आल्सो नोन एज अ पॉइजन। अब क्या होता था कि इन्हीं चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ने हमारी एक एक्ट बनाया कि कोई भी रैंडमली जो भी फार्मासिस्ट है, अब वो तो ठीक है कि ड्रग्स का अगर आप पोसेशन करना चाहते हैं तो आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, मगर ऐसे रैंडमली कोई भी हर तरीके की दवाओं को सेल नहीं कर सकता है। इन्हीं चीज़ों को रेगुलेट एंड कंट्रोल करने के लिए हमारा पॉइजन एक्ट बनाया गया कि ताकि इन सब चीज़ों की मिसयूजिंग पे कंट्रोल किया जा सके और एक निश्चित मात्रा में क्या किसको कितना देना है, उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख के हमारा पॉइजन एक्ट बनाया गया। अब पॉइजन एक्ट कब बनाया गया? तो द पॉइजन एक्ट वाज पास्ड ऑन 3 सितंबर 1919 विद अ व्यू ऑफ कंट्रोल द इम्पोर्ट, पोसेशन एंड सेल ऑफ द पॉइजन। जो हमारा पॉइजन एक्ट था वो 3 सितंबर 1919 को पास किया गया। सेल, पोसेशन, सेल ऑफ द पॉइजन, पॉइजन को सेल करने के लिए एंड उस एक्ट को बनाया गया। The act extended the whole of India except the state of Jammu and Kashmir, where only the certain provisions related to the importation specified poison into are applicable। अब ये एक्ट तो था वो पूरी इंडिया में रेगुलेशन इसका था। जो एक्ट बनाया गया वो पॉइजन एक्ट पूरी इंडिया में था, लेकिन जब ये एक्ट बनाया गया था उस समय जम्मू एंड कश्मीर में इस एक्ट का पालन नहीं होता था। मगर आज की कंडीशन में ये एक्ट हमारी पूरी इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में जो है लागू किया जाता है और पूरी इंडिया को ये इन सब चीज़ों से रिलेटेड अगर बिजनेस करना है तो इसी एक्ट के दायरे में रह करके उन्हें अपना बिजनेस एंड सेल का काम करना होता है। इम्पोर्ट ऑफ अ पॉइजन कि अब अगर इससे रिलेटेड जो लोग इसका बिज़नेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उनको आवश्यकता है, तो अब ये चीज़ों को ध्यान में रखना गया है कि अगर वो अपना बिज़नेस कर रहे हैं, उनका इम्पोर्टेशन कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या क्या चीज़ें हैं जो उन्हें ध्यान में रखनी होती है। तो अगर कोई इम्पोर्ट कर रहा है पॉइजनस सब्सटेंस को तो क्या है, द इम्पोर्ट ऑफ द पॉइजन इज़ परमिटेड ओनली द पर्सन हु हैव बीन ग्रांटेड द लाइसेंस फॉर द पर्पस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब ये है कि यदि कोई भी पर्सन है जो कि हमारा सेल या बिज़नेस कर रहा है पॉइजन का, यदि उसको इंपोर्ट करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू एक लाइसेंस है। अगर जिसके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस की परमिशन है, सिर्फ वो ही व्यक्ति जो है वो इंपोर्ट कर सकता है पॉइजन का। इसके अलावा कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास लाइसेंस नहीं है, परमिशन नहीं है, वो इससे रिलेटेड बिजनेस का कुछ भी ऐसा काम नहीं कर सकता है। सच एज द पर्सन में import the poison across one of the defined custom for frontiers and accordance with a condition of the license। वो पर्सन जिसके पास कोई भी ऐसा परमिशन नहीं है, वो लाइसेंस नहीं है, तो वो इन सब से रिलेटेड बिजनेस में अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकते हैं। हर हाल में आपको इनसे रिलेटेड अगर चीज़ों का बिजनेस करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो एक लाइसेंस दिया जाता है, एक परमिशन दी जाती है, वो आपके पास होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट उसमें हम बात कर सकते हैं पोसेशन एंड पोसेशन फॉर द सेल एंड ऑफ एनी पॉइजन। यदि कोई व्यक्ति है वो अपना व्यापार कर रहा है तो उसे और किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, पॉइजन एक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। पोसेशन फॉर अ सेल एंड सेल ऑफ द पॉइजन कि अगर हम उससे रिलेटेड चीज़ों को व्यापार कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड चीज़ें बेच रहे हैं तो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू कुछ ग्रांट ऑफ द लाइसेंस
इज़ अ फिक्स फीस। जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो लाइसेंस इशू करती है, उसका एक निश्चित एक फ़िक्स फ़ी होती है, उसके थ्रू आपको लाइसेंस दिया जाता है। क्लास ऑफ द पर्सन हु द लाइसेंस इज़ ग्रांटेड, कि वो पर्सन कौन है जिसे गवर्नमेंट को लाइसेंस दिया गया है, वो पर्सन क्या है, उसकी डिटेल। मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ द पॉइजन सोल्ड और टू एनी पर्सन, मतलब कि ये नहीं कि अगर कोई बंदा ऐसा है जिसे गवर्नमेंट ने लाइसेंस प्रोवाइड कर दिया वो तो चाहे वो मनमाने ढंग से पॉइज़न को सेल कर रहा है, ऐसा भी नहीं है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट हमारा फिक्स कर दिया गया है कि आप इससे ज़्यादा मैक्सिमम लिमिट में पॉइजनस सब्सटेंस को सेल नहीं कर सकते हैं। ये नहीं कि अगर कोई भी ऐसा बंदा है जिसके पास लाइसेंस है वो जब जितना चाहे उतना अमाउंट सेल कर सकता है। तभी कभी अगर आप केमिस्ट या मेडिकल स्टोर की शॉप पर गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जो आपको फार्मासिस्ट है वो अगर आपको नींद की दवाइयाँ वगैरह देता है तो वो एक पर्टिकुलर डोज ही दे देता है आपको, और वो बोलता है कि फिर नेक्स्ट टाइम आना और अपनी नेक्स्ट डोज तब ले जाना जा करके। तो यही रीज़न है कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि पॉइजनस है, टॉक्सिक है, उसको एक पर्टिकुलर निश्चित अमाउंट में ही हम सेल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम उसको नहीं दे सकते हैं। और जो भी हम चीज़ों को मेंटेनेंस ऑफ द रजिस्टर फॉर अ सेल ऑफ द पॉइजन, मतलब जो भी पॉइजनस सब्सटेंस यदि हम सेल कर भी रहे हैं तो उनका एक निश्चित अमाउंट में सेल करेंगे। और इसके अलावा हमें उन चीज़ों को भी ध्यान में हमेशा रखना होता है कि हमने किसको दिया है, कितना दिया है, किस अमाउंट में दिया है, मतलब कि एक डेटा एंट्री करना होता है कि हमारा इंपोर्ट कितना था, एक्सपोर्ट कितना था, और वो पूरी क्वांटिटी का डेटा बाकायदा एक रजिस्टर में मेंटेन किया जाता है कि हमने कितना उसको सेल किया है, कितना हमने उसको इंपोर्ट किया है। सेफ एंड कस्टडी ऑफ द लेबलिंग, मतलब कि जो फार्मासिस्ट है या जिन लोगों के पास पॉइजनस सब्सटेंस को सेल करने का, उनके पोसेशन करने का यदि लाइसेंस है भी तो उनको प्रॉपरली एक लेबलिंग करके मेंटेन रखना होता है। जो उनकी सेफ एंड कस्टडी मतलब पॉइजनस सब्सटेंस को एक प्रॉपरली अच्छे तरीके से अरेंज करना होता है और लेबलिंग करनी होती है, ताकि अगर इंस्पेक्शन के दौरान कुछ भी आए चीज़ें तो प्रॉपर मेंशन भी हो, और कोई भी ऐसा व्यक्ति है यदि वो केमिस्ट शॉप पे जाता है तो वो उन सब चीज़ों से दूर रहे, उन पे वो अपना इन्वॉल्वमेंट ना दिखाए। तो मतलब कि जो भी हमारे पॉइजनस एंड टॉक्सिक सब्सटेंस है उनका रख रखाव, उनका मेंटेनेंस और जो है वो प्रॉपर लेबलिंग होना चाहिए एंड बिल्कुल सेफ तरीके से होना चाहिए। इंस्पेक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ द पॉइजन प्रोसेस्ड फॉर अ सेल, तो टाइम पे इन सब चीज़ों का इंस्पेक्शन भी होता है जिससे पॉइजन एक्ट से रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस है वो आपने फॉलो की हैं या नहीं की हैं, इन सब चीज़ों को चेक भी किया जाता है आपके सीनियर अथॉरिटी के थ्रू। पोसेशन एंड पोसेशन फॉर द सेल ऑफ सेल एनी पॉइजन, इनको हम बस पॉइंट वाइज समझ लेते हैं, जो हमने ऊपर डिटेल में पढ़ा बस वही चीज़ें पॉइंट में हैं। पोसेशन फॉर अ सेल ऑफ एनी पॉइजन, पोसेशन एनी पॉइजन, इम्पोर्ट ऑफ द पॉइजन, मतलब हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी आपको पॉइजनस सब्सटेंस से रिलेटेड अगर बिजनेस करना है तो उसके लिए क्या ज़रूरत है, क्या करना होता है। एंड इम्पोर्ट ऑफ द पॉइजन हमने सेकंड टॉपिक पे पढ़ा था कि अगर हम कोई भी पॉइजनस सब्सटेंस है उसका इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर हमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है और कौन कौन सी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं। अब हम देते हैं इंस्पेक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ एनी सच एज अ पॉइजन प्रोसेस्ड बाय अ वंडर ऑफ द सेल, मतलब कि इंस्पेक्शन एंड एग्जामिनेशन जब होता है तो क्या चीज़ें, द पॉइजन एंड द रिकॉर्ड मेंटेन फॉर द देयर सेल एंड सब्जेक्ट टू द इंस्पेक्शन बाय अ पर्सन ऑथराइज इन अ बिहाफ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अब जब इसका इंस्पेक्शन वगैरह होता है तो हमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना होता है कि जो भी व्यक्ति है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ये अथॉरिटी है, जिसके पास ये परमिशन है कि वो पॉइजनस सब्सटेंस को सेल कर सकता है, वो बेच सकता है, तो उस व्यक्ति को अपना एक प्रॉपर एक रिकॉर्ड जो होता है वो मेंटेन करके रखना होता है कि उसने किस टाइम पे किस पर्सन को कितनी अमाउंट में कौन सा ऐसा सब्सटेंस सेल किया है। उन सब चीज़ों का हमें एक प्रॉपरली रिकॉर्ड रखना होता है, मेंटेन कर रखना होता है, और वो टाइम पे जब हमें इंस्पेक्शन होता है तो उन सब चीज़ों को शो करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। द स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो एम्पावर्ड टू द रेगुलेट द पॉइजनर एंड स्पेसिफाइड पॉइजन, इट मे बी द लोकल एरिया। अब जो लोकल, वैसे तो लाइसेंस हमें सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, लेकिन
जब इसका इंस्पेक्शन होता है तो उसके लिए यदि कोई जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के ऑथराइज्ड या अधिकारी आ रहे हैं तो टाइम टाइम से अगर आप अपनी लोकल एरिया में, मतलब एक तो लोकल एरिया के लिए ही लाइसेंस आपको प्रोवाइडेड होता है, तो उन सब जब वो इंस्पेक्शन के दौरान आते हैं स्टेट गवर्नमेंट के जो भी हमारे ऑथराइज्ड ऑफिसर्स हैं, स्पेसिफाइड पर्सन हैं जो कि पॉइज़न एक्ट का उस लोकल एरिया में इंस्पेक्शन करने आते हैं, तो वही सारा डिटेल, वही सारे रिकॉर्ड्स आपको उन्हें दिखाने होते हैं, अपना प्रेजेंट करने होते हैं। ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज़ मतलब क्या होता है, यू नो वेरी वेल अबाउट, मैं हर टॉपिक पे बता भी देती हूँ कि ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज़ का मतलब वो होता है कि अगर आप पॉइज़न एक्ट से रिलेटेड चीज़ों का उल्लंघन करते हुए पाए गए, यानी कि जो आपको पॉइज़न एक्ट में रिलेटेड चीज़ें बताई गई हैं कि अगर आपको इससे रिलेटेड का बिज़नेस करना है, पॉइजनस सब्सटेंस से रिलेटेड बिज़नेस करना है, तो आपको जो जो गाइडलाइंस हैं वो फॉलो करनी है। और अगर आप उसमें फॉलो करते हुए नहीं पाए गए, आपने उन चीज़ों को नहीं माना, तो देखिए अब इसमें क्या हो सकता है, जो हमारी कुछ पनिशेबल जो चीज़ें हैं, पेनाल्टीज़ वगैरह हैं, वो फिर गवर्नमेंट आप पे चार्ज करती है, वो सब सारे फ़ाइन लगाती है। तो क्या है, अनलॉफुल पोसेशन फॉर अ सेल ऑफ अ पॉइज़न, कि मतलब आप गैर कानूनी तरीके से अगर पॉइजनस सब्सटेंस का बिजनेस या व्यापार कर रहे हैं तो इम्पोर्टेशन विदाउट द लाइसेंस, अगर आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पॉइज़न का कर रहे हैं और अब आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो उस कंडीशन में आप पे ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज़ जो हैं वो लगाई जा सकती हैं। ब्रीच ऑफ द कंडीशन ऑफ द लाइसेंस, की वो कंडीशंस जो कि आपको फॉलो करनी चाहिए और आप फॉलो नहीं कर रहे, तो आप इन तीनों कैटेगरी में कोई भी ऐसा जो जुर्म है वो आपके खिलाफ पाया गया है, तो इस पे हमारा जो है वो गवर्नमेंट पनिशमेंट लगाती है। अब पनिशमेंट क्या होता है, इम्प्रिजनमेंट, मतलब कि अगर आप फर्स्ट टाइम में दोषी पाए गए तो गवर्नमेंट के थ्रू, पॉइजन एक्ट के थ्रू आपको 3 महीने की जेल और 500 रुपये का जुर्माना या फिर ये दोनों ही पे करना पड़ सकता है। सेकेंड केस में क्या होता है कि अब ये तो था फर्स्ट टाइम, अगर आप सेकंड टाइम में दोषी पाए जाते हैं तो 6 महीने की जेल और 1000 रुपये या फिर दोनों का जुर्माना आपको देना पड़ सकता है। अब इसके बाद पॉइजनस अलॉन्ग विद द वेसल इनटू द कॉन्फिकेशन, मतलब कि ये तो था फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, अब इसके बाद भी अगर आप चीज़ों को नहीं मान रहे हैं तो फिर वो उन चीज़ों जो आपकी सज़ा है या जो आपकी पेनाल्टीज़ हैं वो आपके जुर्म के हिसाब से, वो पॉइजन एक्ट के हिसाब से उनको बढ़ाया जा सकता है कि वो क्या हैं। लिस्ट ऑफ द पॉइजनस सब्सटेंस, सिंपल सा मीनिंग है कि अगर हम कोई भी पॉइजनस सब्सटेंस बेच रहे हैं तो उन्हें एक लिस्ट वाइज कैटेगराइज किया गया ताकि उन्हें हम सेफ़ रख सकें, सिक्योर रख सकें, जो नॉर्मल लोग हैं उनकी पहुंच से थोड़ा सा दूर कर सकें। इसीलिए हम उसे अच्छे से बोल्ड लेटर में पॉइजन सब्सटेंस लिख करके प्रॉपर लेवल करके अपनी केमिस्ट शॉप पर रखते हैं। तो अब हम ये जान लेते हैं कि हमारे वो कौन कौन से सब्सटेंस हैं जो कि हम पॉइजनस लिस्ट में रखते हैं। तो इन्हें हमने बेसिकली 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया था, एक हमारी हो गई लिस्ट ए और दूसरी हमारी हो गई लिस्ट बी। अब लिस्ट ए में कौन से सब्सटेंस थे, एकोनाइट, आर्सेनिक, कोका, डिस्टालिस, लेड एक्सेट्रा, यानी कि वो सब्सटेंस जो हमारे आर्सेनिक है, कोका है, डिस्टालिस है, और ये सब हमारे आते हैं लिस्ट ए में। इसके बाद जो रिमेनिंग है वो लिस्ट बी में आते हैं, जैसे कुछ टाइप के इसेंशियल ऑयल्स हो गए, आमंड्स ऑयल हो गए, क्लोरोफॉर्म हो गए, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए, ऑल ऑक्साइड्स एंड मर्क्यूरीज हो गई, सल्फोनॉल्स हो गए, जिंक क्लोराइड एंड एक्सेट्रा। दीज आर द सब्सटेंस विच आर कैटेगराइज्ड इनटू अ लिस्ट बी। तो थैंक यू क्लास, आज हमने पढ़ा पॉइजन एक्ट 1919। आई होप आपको ये सब सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। सो थैंक यू क्लास।